अस्सलामुअलैकुम। ये आज का जो मैं हमारा व्लॉग है वो इंफॉर्मेशन के रिलेटेड है और इंफॉर्मेशन उस किस चीज़ की है, ये प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है। ये व्लॉग सिर्फ वो देखें जिन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या सेल करनी है। इसमें हम बताएंगे क्योंकि मैंने जब घर ये ख़रीदा है तो मुझे जिन जिन प्रोसेस से गुज़रते हुए मुश्किलात का सामना हुआ, मैंने सोचा था कि जब मुकम्मल तौर पे इसको मतलब अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लूँगा तो फिर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, जिन इश्यूज़ से मैं मतलब गुज़रा हूँ वो मेरे जो देखने वाले हैं वो इन इश्यूज़ से ना गुज़र सकें। तो शुरू करते हैं, हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपको पता है कि बड़े शहरों में जैसे फैसलाबाद है, लाहौर है, मुल्तान है, ये बड़े बड़े शहरों में अथॉरिटीज़ के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, FDA, LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, MDA मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके अंडर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जो आप ख़रीदते हैं उनके एक तो प्रॉपर्टी आपको पता है कि हम जब खरीदते हैं तो उसके लिए क्या होता है, रजिस्ट्री होती है सिंपल, और एक होती है जिसके लिए डीट होती है, और ये FDA इनका थोड़ा सा सिस्टम अलग है। लेकिन ये आपको बता दूं कि मैंने जो होती है FDA से भी घर परचेज किया हुआ है, और ऐसा जिसमें हम करते हैं रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं, तो दोनों में से मैंने ये देखा जो FDA या LDA या MDA, इनमें इनका जो प्रोसेस होता है ना, ये सेफ होता है, सेफ एंड साउंड। तो चलते हैं मेन टॉपिक पे कि हमें सबसे पहले जब हमने कोई घर खरीदना है तो उसके लिए क्या करना है। देखो, हमने कोई घर देखा है, ठीक है, हमें हमारा उसके साथ सौदा हो गया, वो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर है या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने उस अथॉरिटी के दायरे में जाना है। जैसे मैं बात करते हैं किसी एक स्पेसिफिक शहर को ले लेते हैं, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के FDA का अपना एक ऑफिस होता है। ठीक है, उनको उधर हर हर बड़े शहर के अंदर, ठीक है, लाहौर चले जाएं तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अपना LDA का ऑफिस होगा। ठीक है, उसमें वन विंडो पे आप सबसे पहले जाते हैं तो आप कहते हैं कि फलां फलां घर है, तो वो हम परचेज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमें कुछ मालूमात चाहिए, तो उधर एक फॉर्म लगा होता है कि आपको जब आपने घर को ट्रांसफ़र करवाना है तो आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ कि मैं गया तो उन्होंने कहा कि TP रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने क्या किया, TP रिपोर्ट की जो फीस थी, ठीक है, मेरे साथ जिनसे मैंने परचेज करना था घर, वो मेरे साथ था आदमी, उसने वो फीस पे की, तो TP रिपोर्ट के लिए मैं अप्लाई कर दिया। हफ्ता गुजरा तो मैं TP रिपोर्ट लेने गया, तो उन्होंने कहा TP रिपोर्ट के साथ आपको तो चाहिए, क्या उसको कहते हैं, ऑनरशिप क्लियरेंस। ठीक है, तो ऑनरशिप क्लियरेंस वो एक नई चीज़ थी मेरे लिए बिल्कुल। तो मैंने कहा इसका क्या क्या पूरा वे किस वे से ये हम ले सकते हैं, तो उसने कहा इसके लिए भी अप्लाई करना है, ये आप TP रिपोर्ट के साथ अप्लाई करते तो आपको ये साथ ही हम इशू कर देते। तो खैर, लेकिन वक्त वेस्ट होना था, मेरा वक्त वेस्ट हुआ सही वाला। तो मैंने ऑनरशिप के लिए अप्लाई किया। तो ऑनरशिप आपको इसी तरह वो नहीं देते, वो पहले आके इंस्पेक्टर होता है, वो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, वो इंस्पेक्शन करता है, वो देखता है घर को कि हाँ इनके घर में जो इनका नक्शा पास हमने किया सेम वही है कि इसमें चेंजिंग आई है। अगर तो चेंजिंग आई है और वो चेंजिंग FDA के अंदर मौजूद है कि इन्होंने ये चेंज करवाया और इन्होंने हमसे परमिशन ली है, तो उसका कोई इशू नहीं। लेकिन अगर परमिशन के बगैर आपने कुछ भी चेंज करवाया तो आपको उसका फ़ाइन देना पड़ेगा, और वो फ़ाइन वो देता है जिसने घर सेल करना होता है। ठीक है, अच्छा, वो आया, उन्होंने इंस्पेक्शन वगैरह की, सारा घर चेक किया, तो उन्होंने क्लियरेंस हमें एक एक वीक लग गया, हमें क्लियरेंस दे दी। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये हमने जब फिर मैंने उनसे पूछा कि इसके आगे क्या प्रोसेस, उन्होंने कहा हमें वासा का बिल चाहिए। ठीक है, पानी का, वो तो था ऑलमोस्ट इनके पास था, बिजली के बिल भी थे, गैस के भी बिल थे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक्साइज का जो है ना, एक्साइज का NOC चाहिए। एक्साइज का जो NOC है, मतलब इस घर, क्योंकि जो ये अथॉरिटीज़ के अंदर घर होते हैं, इनका मरला वाइज 5 मरला पे जो घर होता है उसको कोई आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन हाँ, जैसे ही आप 7 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, ऐसे ऐसे घर, बड़े घरों पे जाते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अब NOC, एक्साइज वालों से मैं NOC लेने गया, तो उन्होंने तो बताया कि इस घर का इतना टैक्स अभी रहता है। ठीक है, तो मैंने जो उसका, जिससे मैंने ख़रीदा था, मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा सर ये आपका टैक्स है, ये आपने पे करना है।
तो उसने मुझे कहा कि कोई इशू नहीं है, मैं ये टैक्स पे कर दूंगा। फिर हम गए तो उन्होंने कहा भी ये होगा वो होगा। आपको एंड पे मैं टिप्स भी बताऊंगा कि ये सारी चीज़ों को आपने किस वे में करना है, वो टिप्स मैं एंड पे बताऊंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस किस जगह से कैसे कैसे खुद कंफर्म करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक्साइज का वो टैक्स उन्होंने पे किया, एक्साइज का एनओसी ले लिया। फिर उसके बाद आ जाता है क्या उसको कहते हैं, FBR का टैक्स। अच्छा, अब ये FBR का टैक्स ये जो सा है ना, जब आप कोई चीज़ परचेज करो या फिर कोई चीज़ से खरीदते हो तो आपको FBR को भी टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे एक बात है कि जो नॉन फाइलर है, खरीदने वाला जो नॉन फाइलर है वो, आप अगर नॉन फाइलर है तो वो 7% टैक्स देता है, अगर वो फाइलर है तो वो 2% देता है, और अगर बेचने वाला है तो वो फाइलर है तो वो देगा आपको 2% ही टैक्स, ठीक है, जितना खरीदने वाला। और अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 4% देगा, मतलब 7% नहीं देगा, ठीक है। तो हम दोनों घर ही, मतलब बेचने वाले और खरीदने वाले फाइलर थे, ठीक है। तो मैं तो नहीं था, खैर मैंने फिर उसी ड्यूरेशन में फाइलर हो गया। फाइलर होना पाकिस्तान में आपको पता है मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मैं फाइलर हुआ तो वो 2% हमें टैक्स देना पड़ा, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक जितने का घर था अमाउंट, उस हिसाब से वो टैक्स था। तो हमारा जो मतलब पैसे और टैक्स वगैरह हमें पे करना पड़ा, उनमें से मैं आपको बता देता हूँ कि हमें सबसे पहले आपको जो फाइलर और नॉन फाइलर जो आपको बता रहा हूँ टैक्स होता है, ये किस बेस पे लगता है। ये आपका जो मरला चल रहा होता है ना, DC रेट चल रहा होता है, जिस जाहिर सी बात है, ये जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं अगर वो घर खरीद रहे हैं तो उनको पता होगा कि इलाके का जो रेट चल रहा होता है पर मरला वो क्या है। अच्छा, DC रेट जो सा होता है, जो ये घर खरीद रहे हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि हर इलाके का DC रेट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई घर खरीदा है, वो 30 लाख पर मरला के हिसाब से खरीदा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो उसका DC रेट है वो 30 लाख ही है, उसका DC रेट हो सकता है कि 5 लाख हो, ठीक है। क्योंकि जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके यहाँ सारे रेट पड़े होते हैं। उधर ये नहीं होता कि ये घर जो सी है, ये कोठी प्यारी बनी हुई है तो इसका फलां रेट है, ये थोड़ा सी नॉर्मल बनी हुई है। DC रेट सबका होता है और वो आपकी ज़मीन के हिसाब से होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन का लेना देना कुछ नहीं होता, ठीक है। तो DC रेट पे खैर जो रेट चल रहा था उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स पे थे कि जो टैक्स हमने पे किया, टैक्स दो तरह का था, 236K था और 236C था। जो 236K था वो हमने जिन्होंने परचेज किया उनको पे करना पड़ा, और 236 जो C था वो जो उन्होंने हमें सेल किया उनको पे करना पड़ा। ये आपने ध्यान रखना, यहाँ पे आके जो दलाल होता है, जो एजेंट होता है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा ना पागल बनाने की ट्राई करता है कि नहीं नहीं ये दोनों टैक्स आपने पे करने हैं फलां फलां, या वो आपको पागल बनाने की कोशिश करेगा या वो सेल करने वालों को। इसमें दोनों घरों को एक ही जितना टैक्स होता है, ठीक है। हाँ, एक टैक्स जो सा होता है ना, ये विद होल्डिंग टैक्स होता है जो आपने पे करना। 236K जो है वो खरीदने वाले को पे करना पड़ता है, और 236 जो C है वो बेचने वाले को, और ये दोनों का सेम होता है। हाँ, क्या चीज़ ज़्यादा होती है जो मतलब खरीदने वाले ने ज़्यादा पे करनी होती है, वो होता है हमारे पास जी स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी जो सी होती है ना, मतलब ये स्टाम्प होता है, ठीक है, जो आपका ई स्टाम्प पेपर होता है, ठीक है, वो अपने कंप्यूटर से निकलवाना होता है, उधर जाकर बैंक से निकलता है, ठीक है। वो आपको जो सा इजाफी खरीदने वाले को वो पे करना होता है, ठीक है, सेल करने वाला वो नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा क्या ट्रांसफ़र फीस होती है, ठीक है, वो FDA वाले देते हैं। FDA वाले वन विंडो काउंटर होता है, वहाँ से मिल जाती है आपको, क्या उसको कहते हैं, स्लिप मिल जाती है, वो आप बैंक में जाके पे कर देते हो, ठीक है। उसके बाद सेल एग्रीमेंट फॉर्म फीस होती है, ठीक है। सेल एग्रीमेंट फॉर्म ये होता है, ठीक है, ये इसकी फ़ीस होती है बकायदा, सेल एग्रीमेंट फॉर्म फीस होती है, ठीक है। और ID कार्ड वेरिफिकेशन की फ़ी होती है, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, जब ये आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपकी TP रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है, एक्साइज के NOC एक्साइज के हो जाता है, ऑनरशिप्स आ जाती है, एवासा का आपके पास बिल होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास मैं आपको बताता हूँ जो प्रीवियस कॉपी होती है आपके सेल एग्रीमेंट की वो होती है, ठीक है। ट्रांसफ़र फॉर्म होता है, ठीक है। ई स्टैम्प वो जो आपको मैंने बताया था, FBR के आपके टैक्सीज होते हैं। उसके अलावा जो आपकी कंप्यूटराइजेशन फ़ीस है, अब ये कंप्यूटराइजेशन क्या है, ये एक अदारा होता है जो FDA के अंदर या MDA के अंदर ही मौजूद होता है। उस पर क्या होता है, आपकी जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है ना वो कंप्यूटराइज्ड होती है उनके पास, ठीक है। आप जाते हैं वहाँ पे जाके अपनी क्या उसको कहते हैं,
फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगाते हैं, बायोमेट्रिक करवाते हैं, ठीक है। ये आपको एक कार्ड दे देते हैं, जैसे हम गाड़ी वगैरह आजकल जैसे कॉपियाँ ख़त्म हो गई हैं ना, जब हम गाड़ी न्यू खरीदते हैं तो हमें एक कार्ड मिल जाता है, जब हम उसका नंबर वगैरह लगवाते हैं। ये भी सेम प्रॉपर्टी का भी एक कार्ड बनाते हैं, तो वो आपको वो दे देते हैं। इसी तरह जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि वो जिनसे हमने ख़रीदी हुई है उनको कहते हैं कि फ़लाँ डेट पे हम किस डेट पे आपको पैसे वगैरह दें, ठीक है। क्योंकि बयाने के बाद आपको पूरी पेमेंट करवानी पड़ती है, उसके बाद ही आपकी बयान होते हैं, बयान के बाद ऑटोमेटिकली वो टोटली चीज़ें आपके नाम हो जाती हैं। तो वो पता करवाना, वो एक डेट फिक्स करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने क्या करना होता है, वो जो बेचने वाला है वो बंदा और जो ख़रीदने वाला है दोनों ट्रांसफ़र ऑफिसर के पास चले जाते हैं, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर होता है, और उधर जाकर बयान होते हैं। अच्छा, जब वो हमारे बयान हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो ट्रांसफ़र ऑफिसर होता है, वो पूछता है बेचने वालों से, ठीक है, कि आपने जो इस घर की अमाउंट है टोटल रिसीव्ड कर ली है। वो कहते हैं जी हमने कर ली है। से जो ख़रीदने वाला है उससे पूछता है कि आपको कोई ख़रीदते हुए कोई इशू, कोई आपको मसला, ठीक है, आपने पूरी पेमेंट इनको दे दी है। वो कहता है ठीक है दे दी है। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो उनके सामने साथ बैठ के बाकायदा पिक्चर्स बनती है, फ़ोटो बनाते हैं, ठीक है, जो वो फ़ोटो लगनी होती है किस सेल एग्रीमेंट फॉर्म के ऊपर ही सारा कार्रवाई होती है। सेल एग्रीमेंट के ऊपर ही आपके नाम ट्रांसफ़र होता है। खैर, ये सारा कुछ करने के बाद आप आ जाते हो, ठीक है, जो आपका वो बाकायदा वो सारा जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बाकायदा कचहरी जाते हैं, वहाँ से वेरीफाइड होते हैं, उसके बाद आते हैं, फिर उसको बाद आप जाते हो, आप अपनी सेल एग्रीमेंट उनसे रिसीव्ड करते हो, ठीक है। तो इस तरह ये घर आपके नाम हो जाता है और कुछ अर्से के बाद आपको वो कार्ड मिल जाता है। ये था पूरा इसका एक प्रोसेस, ठीक है। इसमें जो टिप्स हैं जो मैं आपको उस मेन एंड पे बताना चाहता था, वो टिप्स ये हैं कि आपको पता है कि ये जो हमारे अदारे हैं, ठीक है, ये कुछ मैं अब इस खुल के आपको कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन आपको पता है कि ये किस वे में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप अगर एफडीए में ही कोई आपको बंदा ऐसा मिल जाए जिसको इन सारे प्रोसेस का पता है, उससे रब्ता करें, ठीक है, उससे बैठ के पूछें कि मैंने ये प्रोसेस कैसे। आप ये देखो कि जो काम 5 दिन में होने वाला होता है ना, वो 50 दिन तक रखो कि इसने 50 दिन में होना है। क्यों? क्योंकि यार आपकी कोई सुनता ही नहीं उधर, ठीक है। सबके सब जी आए हैं, लेकिन ये बात ये नहीं कि सभी नहीं सुनते, ऐसा नहीं था। जब मैंने खरीदा थोड़ा सा मेरा इशू हो गया था एजेंट के साथ, तो मैं डायरेक्टर साहब के पास गया। डायरेक्टर साहब इतने इंतहाई अच्छे साहब के पास गया, हमको सारा अपना सिनेरियो बताया कि ये है। डायरेक्टर साहब इतने अच्छे बंदे थे कि उन्होंने उसी टाइम बंदों को बुलाया, उन्होंने कहा इनका क्या इशू है अभी इसी वक्त सॉल्व करो, ठीक है। तो उसी वक्त सॉल्व हो गया। मतलब ये कि अच्छे भी लोग हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पता है दूसरे टाइप के भी लोग हैं। तो इसका सबसे मेन आइडिया यही है, टिप्स यही है कि आप ट्राई करो, उधर का बंदा है उसको कहें कि यार ये काम है, आप बताएं कि आपका भी तो खर्चा होना ही है, जैसी बात आप बाइक पे चक्कर लगाओगे या गाड़ी पे चक्कर लगाओगे, वही पेट्रोल के पैसे उसको कहो कि यार आप इधर से रोज़ आते जाते हो, आप इधर ही रहते हो, इधर ही मतलब काम कर रहे हो, ये हमारा काम थोड़ा सा करवा दें जल्दी। इससे यह कि आपका काम स्मूथली और जल्दी होने के चांसेस हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपका एजेंट है, ठीक है, उसको साथ तो रखना है आपने, ठीक है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं देना। अगर आप उसके हाथ में कुछ पैसे दे दोगे कि यार ये जाओ ये कराओ, तो इट्स मीन कि आप अपना काम अपने हाथ से खराब करवा रहे हो। जो काम आप खुद जितने बेहतर वे में कर सकते हो, कोई दूसरा तीसरा बंदा उसको उस वे में कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। आपने अपनी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, क्योंकि ये एक छोटा सा काम नहीं होता, आपने इतने पैसे भरे होते हैं, ठीक है, आप खुद इसको देखो, सारा जानो। एप्लीकेशन अगर कोई दे रहे हो तो एप्लीकेशन देखो। अच्छा, ये थी आज की टोटल आज के व्लॉग का पर्पस था, ठीक है। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप इजीली फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जज़ाकल्लाह।